मौर्य वंश के बारे में बताना। मौर्य वंश, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में सबसे पहला वंश है जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर शासन किया है। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बड़ा विवाद है। उसके जाति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा से पैदा हुआ बताया गया है। मुरा धनानंद की एक दासी थी, लेकिन अगर वह एक दासी से पैदा होता या वह एक शूद्र पुत्र होता तो ब्राह्मण कौटिल्य उसकी कतई मदद न करता। ब्राह्मण टेक्स्ट बुक का यह सिद्धांत निराधार है। जैन और बौद्ध टेक्स्ट बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। वैसे तो इसे भी मान्यता प्राप्त नहीं है। तीसरा जो सबसे एक्यूरेट मत है वह यह है कि वह वैश्य कास्ट का था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पिता पिप्पल वन में मयूर पालकों के एक सरदार थे। उन्हीं का यह बेटा था। एक बार चाणक्य किसी गांव से गुजर रहा था। बच्चों की नाटक मंडली नाटक प्ले कर रही थी, जिसे चाणक्य देखने लगा। इस नाटक में चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का रोल बहुत अच्छा लगा। वह इस नाटक मंडली में एक राजा का रोल कर रहा था। नाटक खत्म होने के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त के पिता के पास गया और उसे कुछ धन देकर खरीद लिया, अपने साथ उसे रखा, शिक्षा दीक्षा दिया और अंत में यह कहा जाता है कि विशाल सेना लेकर दोनों ने, चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने, धनानंद पर आक्रमण कर दिया, जिसमें धनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना किया। जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर से भी मिलने गया था, लेकिन उसकी बात बन नहीं पाई थी। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस किताब है। यह एक ड्रामा है, यह एक नाटक है जिसे गुप्त शासन काल में लिखा गया था। इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ कहा गया है। वृषभ का मतलब बैल होता है। इसका मतलब जो मेहनत का काम करे। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य मानने की कोशिश किया गया है। ओरल यही कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य था और ब्राह्मण कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो चाणक्य को अपना महामंत्री बनाया, यानी महाअमात्य बनाया। तो इस तरह दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत का पहला ऐसा किंग है जिसने संपूर्ण भारत पर शासन किया है। उसने पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड पावर की स्थापना किया है। उसने पहली बार प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कहते हैं इसको। सत्ता का केंद्रीयकरण
या प्रशासन का विकेंद्रीकरण। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संपूर्ण किंगडम को 5 राज्यों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला स्टेट उत्तरापथ था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है ये। दूसरा स्टेट दक्षिणापथ था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी वर्तमान में कर्नाटका में है। तीसरा स्टेट अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। चौथा स्टेट सेंट्रल प्रोविंस यानी केंद्रीय प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वर्तमान पटना है। और पांचवा स्टेट कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली वर्तमान में उड़ीसा में है। तो दोस्तों, इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने किंगडम को 5 राज्यों में डिवाइड किया था। तो इस तरह से ये बोर्ड पर 5 स्टेट्स दिए हैं और इन 5 राज्यों में चंद्रगुप्त मौर्य ने उचित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया था। सेंट्रल प्रोविंस, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 सदस्यों वाली 6 परिषदें बनाई थी। इन परिषदों का कार्य आज के नगर पालिकाओं जैसा था, जिनका कार्य सैनिटेशन यानी सफाई, कल कारखानों की देखभाल करना, बर्थ डेथ का हिसाब किताब रखना और इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा का भी देखभाल करना, सड़क परिवहन का भी देखभाल करना। परिवहन में जैसे बैलगाड़ी वगैरह चलती थी उस समय। ये 5 सदस्यों वाली 6 परिषदें पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल भी करती थी। ये परिषदें डायरेक्ट मौर्यन किंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी। इनका कोई मेयर नहीं होता था। बाकी प्रांतों में चंद्रगुप्त मौर्य ने गवर्नर से अपॉइंट किए थे। ये गवर्नर्स प्रिंस होते थे, यानी राजकुमार होते थे, जो कि पूरा प्रशासनिक व्यवस्था प्रांतों में स्थापित करते थे। तो इस तरह दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राष्ट्रीय शासक था, फर्स्ट नेशनल किंग था। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बार उसने जो प्रशासनिक व्यवस्था इंडिया में स्थापित किया, उस प्रशासनिक व्यवस्था को प्राचीन काल में एक बेस माना गया। बाकी राजाओं ने चंद्रगुप्त मौर्य को फॉलो किया है। और वैसे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर डिपेंड है। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा था। ये तक्षशिला महाविहार के पढ़े हुए स्टूडेंट थे, विद्वान ब्राह्मण थे। चाणक्य स्वयं शासन नहीं करना चाहते थे, स्वयं राजा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वह किसी और के थ्रू मगध पर शासन करना चाहते थे। चंद्रगुप्त को राजा बनाया और स्वयं वे प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी महामत्य बने थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजनीति के बारे में तमाम अपना व्यूज दिया है। वर्तमान की राजनीति का बेस कह सकते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र पर निर्भर है। चाणक्य ने यह कहा था कि प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है, राजा की भलाई में प्रजा की भलाई नहीं है। अगर प्रजा दुखी है तो राजा दुखी महसूस करता था, और यदि प्रजा सुख है तो राजा भी उसमें सुखी रहेगा।
इस बात को शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने और बाद में अशोक ने भी इसको फॉलो किया था। चाणक्य का शिष्य राधागुप्त अशोक का महामंत्री था, यानी प्राइम मिनिस्टर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी उचित प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा सिंचाई के लिए गुजरात के काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस झील का जिक्र रुद्रदमन फर्स्ट के जूनागढ़ एडिक्ट में भी जिक्र किया गया है। रुद्रदमन फर्स्ट ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जबकि अशोक ने इस झील को रिपेयर कराया था। प्राचीन काल में सुदर्शन झील पहली झील है जो सिंचाई के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसमें बारिश के पानी को रोक लिया जाता था। बारिश के बाद पानी को नहर द्वारा या नाली द्वारा सप्लाई किया जाता था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखा, किसानों पर विशेष ध्यान रखा। उस समय इनकम का प्रमुख स्रोत कृषि था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कृषि के जो टैक्सेशन सिस्टम था, अलग अलग एरियाज में अलग अलग परसेंटेज लिया था। मिनिमम 1/8 से लेकर मैक्सिमम 1/4 लैंड टैक्स रेवेन्यू लिया जाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य ने लागू किया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में ये प्रमुख सेक्शंस होते थे। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना या आर्मी भी कह सकते हैं, कैवलरी यानी घुड़सवार सेना, बुलेट कार्ट यानी बैलगाड़ी, एलिफेंट्स यानी हाथियों का दस्ता, नेवी यानी नौसेना, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन प्रमुख अंग थे। जस्टिन के अनुसार, यूनानी विद्वान ग्रीक विद्वान जस्टिन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर पूरे इंडिया को रौंद डाला था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य उसकी इस सेना के अंगों पर डिपेंड था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी किंग, ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर एलेक्जेंडर के सेनापति थे। एलेक्जेंडर मरने से पहले सीरिया का इसको गवर्नर बनाया था। एलेक्जेंडर के डेथ के बाद सेल्यूकस निकेटर सीरिया का किंग बन बैठा। उसका बॉर्डर चंद्रगुप्त मौर्य के बॉर्डर से टकराया, जिसके कारण 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर हार गया और उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला इंडियन किंग है जिसने विदेशी राजा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी किया था। और यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस उपलक्ष्य में 500 वॉर एलिफेंट्स यानी जंगी हाथी सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में दिया था। इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने कुछ क्षेत्रफल अपने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, अपनी पुत्री की शादी भी किया था। और इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज पहला यूनानी राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखा। इंडिका किताब में इंडियन सोसाइटी के बारे में जिक्र है। इस किताब में मेगस्थनीज ने इंडिया के 7 जातियों का जिक्र किया है। शायद मेगस्थनीज को इंडिया के जाति प्रथा के बारे में, वर्ण सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था,
जिसको जिस काम में इसने देखा उसे कास्ट बता दिया। मेगस्थनीज की इस किताब में दास प्रथा के बारे में कहीं पर जिक्र नहीं है। इसने कहा कि इंडिया में दास प्रथा था ही नहीं। शायद इंडिया में दास के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाता था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सोसाइटी के बारे में, इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन विद्वान भद्रबाहु इसी समय में थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल से निपटने के लिए जैन विद्वान भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि आप साउथ में चलें और श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रश्री पर्वत पर आप एक लंबा उपवास रखें, इससे उत्तर भारत का ये अकाल खत्म हो जाएगा। चंद्रगुप्त मान गए, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए और एक लंबा उपवास चंद्रश्री पर्वत पर रखा। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को 298 बीसी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस मोक्ष के बाद कहा जाता है कि उत्तर भारत में अकाल खत्म हो गया। भद्रबाहु अपने फॉलोअर के साथ उत्तर भारत में लौट आए। तो जो उत्तर भारत में जैन ऋषि वगैरह थे, स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहते थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे, उन्होंने इनको टॉन्ट किया कि जब तो अकाल पड़ा तब तो आप साउथ में चले गए, अब जब अकाल खत्म हो गया तो आप मुंह उठा के फिर चले आए। इस बात का भद्रबाहु बुरा मान गए और अपने फॉलोअर के साथ फिर परमानेंट साउथ में चले गए। वर्तमान में जैनियों की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। बाहुबली की स्टैच्यू भी है, जहां लगभग 1 महीने तक महामस्तकाभिषेक होता है। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और मोक्ष मिल गया इसको। मोक्ष के बाद इसका बेटा यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार गद्दी पर आया। बिंदुसार के शासन काल में चाणक्य प्रधानमंत्री थे। वैसे ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है या एंड्रोकोटस कहा गया है, जबकि बिंदुसार को सेंड्रोकोप्टस अथवा एंड्रोकोप्टस कहा गया है। तो बिंदुसार का शासनकाल 298 बीसी से 273 बीसी तक का है। ये कोई विशेष महत्व नहीं था इनका। इनके शासनकाल में चाणक्य थे। चाणक्य ने बिंदुसार के पुत्र अशोक को ट्रेनिंग दिया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम आपको बिंदुसार के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो क्लिप पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट या रिमार्क करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।